सो गाइज़ वेलकम बैक। आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूटन्स लॉस क्या होता है। ओके तो सबसे पहले मैं बात करूँगा व्हाट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है? क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। मतलब कार हो सकती है, कोई प्रोजेक्टाइल हो सकता है, कोई अर्थ प्लैनेट मोशन हो सकता है, मून हो सकता है। सो ये सारे जो मोशन है दैट इज़ known as the branch of physics that deals with such kind of motion is called as classical mechanics. Okay, तो यहाँ पे हमारी बातें क्लियर हो जाती है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में ही वैलिड। ओके तो है न्यूटन्स लॉज, और न्यूटन्स लॉज के क्या क्या लॉज हैं, आई मीन कितने लॉज हैं। ओके सो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, राइट। कहीं ना कहीं सुना होगा आपने अपने क्लास 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में। तो न्यूटन्स के तीन लॉज होते हैं, न्यूटन के तीन सिद्धांत होते हैं। ओके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोलता है अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अनलेस what unless it is acted upon by unless it is acted upon by any external force to change its course of rest or of uniform motion, right। तो हम ये समझते हैं कि बॉडी जो है ये ग्राउंड पे है। ओके अच्छा, ये बॉडी जो है ये या तो रेस्ट पे है, मतलब वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होगी, राइट, या बॉडी एक कुछ कांस्टेंट है जो यू कैन से इट इज़ अ कांस्टेंट मोशन बिहेव कर रही है। ओके अगर अगर बॉडी कांस्टेंट मोशन या रेस्ट पर है, ओके तो हम ये सब द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। मतलब अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ F1, ओके ये F2, ओके ये F3, ओके और ये F4, राइट। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन द बॉडी। वेक्टर सम, व्हाट इज वेक्टर सम? मैं क्यों वेक्टर सम की बात कर रहा हूँ? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, राइट। तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ हो सकता है, मैग्नीट्यूड कुछ हो सकता है, राइट। सो देर आर, इस केस में अगर आप देखते हैं तो देर आर फोर फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी और उसका रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए। इट मीन्स दैट द बॉडी इज एट रेस्ट or the body will be at rest or the body will be at uniform motion, right। तो हम इसको the vector sum of all the forces acting on a body is zero, then it means that the body is unaccelerated, it means that the body is unaccelerated। तो वेक्टर सम अगर ज़ीरो होता है, राइट, समेशन f इज इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। ये हम इससे डिड्यूस कर सकते हैं। तो वाइस वर्सा होगा, अगर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी किसी का ज़ीरो है मतलब या तो बॉडी रेस्ट या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन है। ओके अगर ऐसे दो केसेस हैं, अगर बॉडी रेस्ट पे है और यूनिफॉर्म मोशन में है, देन इट विल मीन दैट द सम ऑफ ऑल द वेक्टर सम, so it will mean that the vector sum of all the forces on that particular body is zero, right। resultant force is zero। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे फोर्स इंडिविजुअली ज़ीरो हो जाएंगे, नो, इन सब का रिजल्टेंट मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, राइट। ये चारों फोर्सेस, या मे बी किसी बॉडी में बहुत सारे फोर्सेस और लग रहे हों, तो ये सभी फोर्सेस का जो वेक्टर सम है दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, देन एंड ओनली देन द बॉडी रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड, राइट, द बॉडी रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड। ओके तो यहाँ ओके जो कॉन्सेप्ट है रेस्ट, ओके मोशन, ओके एक्सेलरेशन, ओके ये कॉन्सेप्ट कब वैलिड है? अगर आप किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। तो लेट मी डिफाइन व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके तो हमारे पास चैट जीपीटी है, तो क्यों ना चैट जीपीटी में ही हम डालकर देखें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसकी बेस्ट डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन केस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। यस तो ये क्या डेफिनेशन देता है, लेट अस सी। In classical physics, a frame of reference is a point of view from which you observe and measure the motion. Frame of reference क्या है? Is a point of view from which you observe and measure the motion. तो अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, आप यहाँ पर खड़े हो, ओके तो आप इस ऑब्जेक्ट को कुछ v
वेलोसिटी से ट्रेवल, राइट, ये ग्राउंड है, ओके। तो आप जिस दैट विल बी कंसिडर्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में ये जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेदर द बॉडी इज एक्सेलरेटेड, वेदर द बॉडी इज इन कांस्टेंट मोशन, वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट, दैट यू हैव टू डिसाइड विद दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली, ओके। अब हम एक केस कंसिडर करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और अच्छे से समझने। लेट अस कंसिडर दिस इज़ अ लिफ्ट, ओके, ये लिफ्ट है, दिस इज़ अ लिफ्ट, राइट, और ये जो लिफ्ट है इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सो दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पर एक आदमी है जो कि है ए, और यहाँ पर एक लैम्प है, ओके, ये लैम्प है, ओके, दिस इज़ द लैम्प, दिस इज़ लैम्प, ऑल राइट। नाउ जैसे ही, अच्छा, ये तो नॉर्मली लिफ्ट जिस स्पीड से चलती, एक और पॉइंट है जहाँ पर एक आदमी है, ये है ग्राउंड, ओके, दिस इज़ ग्राउंड, राइट, और ये आदमी जो है ये लिफ्ट के अंदर है, ओके, ये आदमी जो है लिफ्ट के अंदर है। अब एक केस हम लोग कंसिडर करते हैं जिसमें स्ट्रिंग जो है इसको कट कर दिया जाता है, ओके। जब स्ट्रिंग को कट किया होगा, ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट के साथ ये जो लैम्प है, और लैम्प के साथ ये जो ए पर्सन है, ये तीनों जो है जी एक्सेलरेशन से आगे गिरते रहते हैं, राइट, गिरना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के अप्रॉक्सीमेट रहता है, ओके, द वैल्यू ऑफ जी। तो एक्सेलरेशन जो है इनका जी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है, राइट, आई मीन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इस लैम्प को देखता है, तो लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब लैम्प हमारा ये है, अगर पर्सन ए इस लैम्प को देखता है तो उसे कैसा दिखेगा, ये दिखेगा स्टेशनरी, राइट, दिखेगा स्टेशनरी। क्यों दिखेगा स्टेशनरी? बिकॉज लिफ्ट के साथ लैम्प और लैम्प के साथ ये जो आदमी है ए, ये सब सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहे हैं, राइट, तो इनकी हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी सेम होगी, राइट। तो पर्सन ए ऐसा एज्यूम करता है कि यस, ये तो स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दिस बॉडी हैज़ टू बी ज़ीरो, तभी स्टेशनरी है, ओके। तो उसे ये नहीं पता कि लिफ्ट गिर रही है या नहीं गिर रही है, उसे तो बस ये दिख रहा है कि भैया ये जो लैम्प है, ये लैम्प जो है स्टेशनरी है, इसका मतलब mg और इसके ऊपर जो टेंशन t है, इन दोनों का समेशन जो हम लोग करेंगे, द समेशन ऑफ ऑल द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हैज़ टू बी ज़ीरो, ये ज़ीरो है, ऐसा इस आदमी। बट जो आदमी इस ग्राउंड पे है, ओके, जो आदमी इस ग्राउंड पे है, उसे क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना कि ये लैम्प जो है ये जी एक्सेलरेशन से, राइट, तो इसे दिख कि जो लैम्प है ये जी एक्सेलरेशन से गिर रहा है, राइट। इट मीन्स दैट ये जो लैम्प है ये एक्सेलरेटेड है, ये लैम्प एक्सेलरेटेड है ना, और ये एक्सेलरेशन किसके वजह से है? इसके डाउनवर्ड फोर्स की वजह से है, जो mg होता है, राइट, ओके। तो इस केस में क्या इसे दिख रहा है कि सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अगर इस बंदे को कोई बॉडी एक्सेलरेटेड वे में गया, इट मीन्स दैट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज और वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दिस बॉडी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, राइट, कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, राइट, तो उसे ऐसा दिखता है। तो क्या ये दोनों चीज़ साइमल्टेनियस पॉसिबल है? नहीं है, ओके। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि एक को तो एक्सेलरेशन ज़ीरो दिख रहा है और एक को कुछ एक्सेलरेशन दिख रहा है फाइनाइट। इट मीन्स दैट inertial frame of reference plays a major role in deciding whether the body is accelerated or not, okay. So when we talk about frame of reference, okay, when we talk about frame of reference, or rather when we talk about force, mass, acceleration, then we have to define a particular frame of reference, और इसी frame of reference के according आपका force और acceleration जो है वो define होगा, right. So whenever you come across any such problem which consists of force, acceleration, okay, कुछ motion के हिसाब से, then you always go for defining the frame of reference first, okay, that is very crucial, okay. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो लिफ्ट का प्रॉब्लम है ये हमें बहुत अच्छे से समझा सकता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, राइट। सो whenever we talk about Newton's first law, it is always valid in inertial frame of reference, okay, inertial frame of रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा हमने, ओके,
यहाँ पे देखा कि ये बंदा ग्राउंड पे खड़ा है और एक बंदा किसी एक एक्सेलरेटेड बॉडी के अंदर, तो एक्सेलरेटेड बॉडी का जो आंसर निकल के आ रहा है वो रॉन्ग आ रहा है, राइट राइट, ये रॉन्ग आ रहा है. इट मीन्स दैट न्यूटन्स लॉ इज़ नॉट वैलिड. ओके, न्यूटन्स लॉज इज़ नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये एक्सेलरेटेड बॉडी होता है नॉन इनर्शियल. ओके, नॉन इनर्शियल. ओके, सो न्यूटन्स लॉज इज ऑलवेज वैलिड ऑन inertial frame of reference. So earth is considered to be an inertial frame of reference. So इसका example होगा earth. Although earth is also accelerated, okay, you know sun के आसपास चक्कर लगा रही है, so accelerated body है, but to the best extent earth is considered as inertial frame. Okay, earth is considered as inertial frame of reference. So any reference, तो यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है, तो क्या हम कोई अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं, यस ले सकते हैं. ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट पे हो विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या तो रेस्ट पे हो, या ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हमेशा हमें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हमें न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट. सो कोई ऐसा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ले सकते हैं जो इनर्शियल हो, आइदर द फ्रेम इज एट रेस्ट और द फ्रेम इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. देन ओनली न्यूटन्स लॉज विल बी वैलिड ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट. सो दैट्स ऑल गाइज. एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पर न्यूटन्स लॉज को समझने. तो एक क्वेश्चन ये लेते हैं, ये हैंगिंग बॉब है, ये स्ट्रिंग है और ये बॉब है. ओके, सो इसका मास है 0.5 kg. ओके, और ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ओके, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ये, ऑलराइट. तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि इसमें टेंशन कितना होगा. तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं. तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम में टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा. ओके, और चूंकि ये जो बॉब है रेस्ट पर है, राइट, यू कैन सी हियर ये रेस्ट है, इसका मतलब इसका फोर्स है F या T मान के चलिए टेंशन, और नीचे का फोर्स mg. तो इन दोनों का समेशन शुड बी ज़ीरो, राइट. अभी हमने देखा अगर बॉडी रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन में है, देन समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी हैज़ टू बी ज़ीरो, राइट. तो इसमें क्या हो रहा है, अब आप देखो किसी एक चीज़ को आप पॉजिटिव ले लो, ये इसको पॉजिटिव ले लो और इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो. तो अब सम करो फोर्सेस का, तो T पॉजिटिव है तो प्लस T हो गया, और mg नेगेटिव है तो माइनस mg हो गया, राइट. मतलब बेसिकली हम दोनों फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं ना, समेशन ऑफ फोर्सेस. सो प्लस T प्लस माइनस mg. ओके, ये दोनों का समेशन होगा ज़ीरो, राइट. समेशन ऑफ फोर्सेस इज ज़ीरो. तो इससे क्या आया, T इज इक्वल टू mg, राइट. टेंशन इज इक्वल टू mg. तो यही पुल होगा, अर्थ का पुल होगा. तो अर्थ का पुल इज इक्वल टू टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, राइट. अर्थ का पुल हैज़ टू बी इक्वल टू टेंशन ऑफ स्ट्रिंग. तो कितना होगा, कैलकुलेट कर लो. m इंटू जी, m इज़ 0.5 kg इंटू व्हाट इज़ g, g इज़ 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ये कितना आया, 4.9 न्यूटन, राइट. सो दिस इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड या फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग. दोनों इक्वल होंगे क्योंकि बॉडी इज एट रेस्ट. ओके, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज हैज़ टू बी ज़ीरो. सो दैट्स ऑल गाइज, दिस इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. अच्छे से जाके पढ़िए, समझिए, एक बार थ्योरी अपने आप से रीड करिए और ये लेक्चर को देखकर समझ. इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट डाल दीजिए, मैं फिर से एक बढ़िया से लेक्चर बना के आपके सामने पेश करूँगा, राइट. सो चलते हैं, मिलते हैं और आगे और कुछ इंटरेस्टिंग फिज़िक्स में हम पढ़ सकें, राइट.